Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. So today I am here with part 30th of our advanced problem series, and in this particular video we are going to take a problem which consists of some mixed concepts of mechanics. So let's start the video with the problem statement and then we will move toward the solution part. So this is the problem statement. ये आपका problem statement रहा जिसमें कि हमने एक रॉड लिया है 2m मास का, 2l लेंथ इसका लेंथ है, और साथ में एक धागा लगाया गया है थ्रेड जिसके साथ एक मास अटैच है विच इज़ ऑफ हैविंग सम मास m. इसको एक हमने v या फिर v0 की वेलोसिटी दे दी है परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, और बोला जा रहा है कि ये पूरा सिस्टम जो है एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, रॉड विद सम थ्रेड एंड इसके साथ एक मास, दिस इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल. और फिर हमें बोला जा रहा है कि जैसे हमने इसको परपेंडिकुलर वे में वेलोसिटी दी है तो उस वक्त होने वाला टेंशन, उस वक्त होने वाला रॉड का एक्सेलरेशन, रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या उस पार्टिकल का मोशन सर्कुलर होगा, रॉड के सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पे क्या हम बोल सकते हैं उस पार्टिकल का मोशन सर्कुलर होगा, ये बताना है. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देन जस्ट आफ्टर गिविंग दी वेलोसिटी हमें चीज़ों के बारे में कमेंट करना है. चलो ठीक है, तो इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पे आते हैं. तो इस पे देखते हैं क्या बोला जा रहा है. अपने पास एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है, साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमने एक ऐसा थ्रेड लगा दिया और इस थ्रेड के साथ एक मास अटैच कर दिए, कुछ ऐसा, इस थ्रेड के साथ एक मास अटैच कर दिए. इसको यहाँ से एक वेलोसिटी v0 दिया गया, और जैसे ही हमने इसको एक v0 की वेलोसिटी दी, सिंस ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है, ग्रेविटी अंदर की तरफ एक्ट कर रही होगी, तो जैसे ही वेलोसिटी दिए तो हम बोल सकते हैं इसके पास एक टेंशन का फोर्स जनरेट हुआ जो कि रॉड पे कुछ इस तरह से लग रहा होगा और बॉल पे कुछ इस तरह से लग रहा होगा. ये टेंशन का फोर्स जनरेट हुआ. अच्छा, इस टेंशन के फोर्स ने क्या किया, इस टेंशन के फोर्स ने हम बोल सकते हैं कि जैसे ही हमने इसको वेलोसिटी दी, जैसे ही हमने इसको वेलोसिटी दी उसके जस्ट बाद के बारे में बात करूं तो इस टेंशन के फोर्स ने रॉड को नीचे की तरफ एक ए सेंट्रिपिटल दिया, सॉरी एक ए ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड दिया, सेंट्रिपिटल नहीं बोलेंगे उसे. और दूसरा क्या बोल सकते हैं, इसी टॉर्क ने ये लेंथ एल के अबाउट एक टॉर्क जनरेट किया, इसी टेंशन ने नीचे के अबाउट, नीचे डायरेक्शन पे एक जो टेंशन लग रहा है इसने एक टॉर्क जनरेट किया जिसके कारण हम एल्फा का सेंस कुछ ऐसा ले सकते हैं, एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी रॉड के पास आने वाला है. ठीक है, तो इस एंगुलर एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो आप पॉइंट ए को अगर ध्यान से देखो, पॉइंट ए को अगर आप ध्यान से देखें तो इस ए पॉइंट के पास दो तरह के एक्सेलरेशन होने वाले हैं. एक तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन और एक सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन, जो कि दूसरा है L टाइम्स ऑफ एल्फा. बहुत इजी सी बात है कि इसका जो मोशन है वो ट्रांसलेशन, रोटेशन ऐसा इस तरह से चल रहा है, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये पूरा चल भी रहा है सेंटर ऑफ मास से, और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये रॉड घूम भी रहा है. बहुत नॉर्मल सी बात है. तो अगर यहाँ पर ऐसा देखें तो AC और L अल्फा ये दो तरह के एक्सेलरेशन है. इट इज टेंजेंशियल एंड दिस इज बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. ठीक है, तो अगर यहाँ पर इस चीज़ों को ध्यान से देखें तो ए पॉइंट का मोशन, सिंस अभी इस इंस्टेंट पे इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, रॉड के पास इस इंस्टेंट में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो एक ऑब्जर्वर O1 है, एक ऑब्जर्वर O2 है, हम ऐसा मान लेते हैं. एक ए पॉइंट में बैठा हुआ है, एक सेंटर ऑफ मास पे बैठा हुआ है रॉड के. तो आप देख सकते हो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस मास के पास वेलोसिटी v0 है जो कि इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन पर है इस इंस्टेंट पे. तो मैं बोल सकता हूँ कि इस ऑब्जर्वर के हिसाब से ये जो नीचे वाला मास है
वो एक सर्कुलर मोशन पे हो सकता है, बिकॉज इनके लाइन जॉइनिंग के अलोंग कोई भी वेलोसिटी नहीं है। तो इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी सिर्फ टेंजेंशियल है और इनके बीच का सेपरेशन मेंटेन है। तो इस इंस्टेंट में मैं बोल सकता हूँ कि पॉइंट ए के अबाउट ये बॉडी एक सर्कुलर मोशन पर होना चाहिए। जबकि मैं बात करूं अगर इस ऑब्जर्वर की, जो कि इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठा हुआ है, तो इस इंस्टेंट पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये इनका लाइन जॉइनिंग बनाया हमने, और इसके रिस्पेक्ट में अगर आप कंपोनेंट वगैरह करना चाहो तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक कंपोनेंट ऐसा और दूसरा कंपोनेंट ऐसा वी नॉट का। तो वी नॉट का जो सेकंड कंपोनेंट है वो इनके लाइन जॉइनिंग के अलोंग आ रही है। इसका मतलब इनके बीच का सेपरेशन इज नॉट गोइंग टू बी कांस्टेंट विद टाइम, और इस इंस्टेंट पे हम बोल सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2 दिस मास इज नॉट इन अ सर्कुलर मोशन। मतलब बोल सकते हैं कि इस मास के अबाउट, बिकॉज इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कांस्टेंट नहीं रह रहा है, इनके लाइन जॉइनिंग के अलोंग भी इनके पास एक रिलेटिव वेलोसिटी है, तो इसका मतलब इसके अबाउट इसका मोशन सर्कुलर नहीं है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो पहला हमें इनकरेक्ट ऑप्शन तो मिल चुका है, विच इज हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चुनने हैं। तो पहला इनकरेक्ट ऑप्शन तो ये हो चुका है, फ्रॉम द फ्रेम ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड द पार्टिकल्स मूव्स इन अ सर्कल। तो ये गलत है, ये ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है, बट सेंटर के अबाउट नहीं है। चलो ठीक है, तो पहला इनकरेक्ट ऑप्शन हमें मिल चुका है। आगे के बारे में बात करते हैं। हमें टेंशन चाहिए, हमें दोनों एक्सेलरेशन चाहिए, उनके बारे में बात करते हैं। तो हम इस क्वेश्चन के लिए रॉड का टॉर्क इक्वेशन लिखते हैं, बिकॉज मुझे अल्फा चाहिए, तो मैं टॉर्क इक्वेशन लिखूंगा रॉड पे, और फिर फोर्स इक्वेशन लिखूंगा, तो उससे AC मिलेगा। तो टॉर्क अगर देखें तो टॉर्क उस पर लग रहा है T इंटू एल, ये डिस्टेंस हो गया L, ये टेंशन हो गया नीचे की तरफ, तो ये हो गया टॉर्क। और ml स्क्वायर बाई 12 सेंटर के अबाउट ऐसा घूम रहा है, ऐसा मानते हुए काम कर रहे हैं। तो क्या लिखें, ml स्क्वायर बाई 12, तो m यहाँ पर 2m है, l यहाँ पर 2l है, बाई 12 टाइम्स ऑफ एल्फा, ऐसा कुछ लिख रहे हैं। यहाँ से मुझे एल एल्फा की वैल्यू चाहिए, बिकॉज आई नो कि इस पॉइंट का जो एक्सेलेरेशन है, ए पॉइंट का एक्सेलेरेशन, वो एल एल्फा प्लस AC है। तो एल एल्फा की वैल्यू अगर मिल जाती है तो ए पॉइंट के एक्सेलेरेशन के पास मैं पहुँच रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ से अगर वैल्यूज चेक करें तो क्या लिख सकता हूँ, T टाइम्स ऑफ L, और ये हो जा रहा है कुछ 8/12, तो 8/12 ml स्क्वायर टाइम्स ऑफ एल्फा। एक L वगैरह टर्म्स को कैंसिल कर लो, और ये हो जा रहा है 2/3। सो एल्फा की वैल्यू, या फिर L एल्फा की वैल्यू बोल सकते हैं, ये कुछ आ रही है 3T/2m। 3T/2m ये L एल्फा की वैल्यू है। और अगर एल्फा की वैल्यू लिखना चाहें, अगर एल्फा की वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 3T/2ml। तो ये एल्फा और एल एल्फा की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। अब मैं इसी पर्टिकुलर सवाल में फोर्स इक्वेशन लिखना चाहूँगा, जिससे कि मुझे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल पाए। तो फोर्स इक्वेशन लिख के देखते हैं। तो फोर्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी नेट फोर्स बाय नेट मास ऑफ द रॉड, तो वो मैं लिख सकता हूँ T/2m। तो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब मुझे ए पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन मिल चुका है इन टर्म्स ऑफ टेंशन, और उसकी वैल्यू है, तो ए नेट of point A can be written as T/2m plus 3T/2m। तो ओवरऑल ये हो रहा है कुछ 4T/2m, जिसे हम लिख सकते हैं 2T/m। सो दिस इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट A विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ग्राउंड के हिसाब से ये नेट एक्सेलरेशन है, और ए पॉइंट के हिसाब से ये एक सर्कुलर मोशन पे, ये एक सर्कुलर मोशन पे है। तो ए के फ्रेम से हम इस मास का FBD बनाने की कोशिश करते हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में इस मास का अगर FBD बनाओ, तो एक नॉर्मल रियल फोर्स तो आपको पता है कि इस पे लगी रहा है, वो रियल फोर्स टेंशन का है, और साथ में एक शूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, विच इज मास ऑफ दैट this mass multiplied by acceleration of point A। और अगर हम देखें तो ये क्या आया था, 2T/m
m, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2t बाय m, यहाँ से कैंसिलेशन वगैरह करने के बाद एक 2t का एक्स्ट्रा शूडो फोर्स भी इसमें लगा देते हैं। तो एक 2t का एक्स्ट्रा शूडो फोर्स और साथ में एक t का टेंशन फोर्स, तो ओवरऑल नेट फोर्स आ रहा है 3t, और इसके हिसाब से अगर इसका मोशन सर्कुलर है तो ये 3t का फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, तो 3t विल बी mv² बाय l। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू हमें जो चाहिए थी उसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ mv² बाय 3l। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, एक सिंपल सा पहला पार्ट हमने कंप्लीट किया, टेंशन को कैलकुलेट किया, विच इज़ mv² बाई 3l। और अगर हम ऑप्शंस के साथ जाएं तो यहाँ पर 2/9 mv² बाई 9l, तो ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हुआ, और अगर ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ तो आंसर बोल सकते हैं करेक्ट हुआ, ये भी एक आंसर करेक्ट हुआ। अब बचता है ये दोनों टर्म्स जिसमें कि मुझे एक्सेलेरेशन और एंगुलर एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना है, तो इसमें भी कुछ खास बचा नहीं, बिकॉज हमें पता है कि एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन टेंशन के टर्म्स में हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो बस वैल्यूज़ ही हमें यहाँ पर ओवरऑल रखनी है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ठीक है, इसके एक्सेलरेशन वाले पार्ट पर आते हैं। सेंटर ऑफ मास का क्या एक्सेलरेशन था, तो वो हमने निकाला था t/2m, यहाँ पर वैल्यूज़ रख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, टेंशन की वैल्यू लिखते हैं, टेंशन इज mv² बाई 3l, तो mv² बाई 3l और साथ में 1/2m। तो आप देख सकते हो m वाले टर्म्स को हम कैंसिल कर रहे हैं, और AC की जो वैल्यू है वो कुछ आ रही है v² बाई 6l, ये कुछ आ रहा है v² बाई 6l। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास v² बाई 6l। और अगर अल्फा की बात करें तो 3t बाई 2ml, वैल्यूज लिख लेते हैं, तो क्या आ रहा है 3t बाई 2ml, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो 3, और टेंशन की वैल्यू लिखते हैं mv² बाई 3l टाइम्स ऑफ 1/2ml। तो कुछ ऐसा वैल्यू आ रहा है, यहाँ से कैंसिलेशन वगैरह कर सकते हैं, 3 भी हुए कैंसिल, तो ये कुछ वैल्यू बन रहा है v² बाई 2l², ऐसा कुछ वैल्यू आता हुआ दिख रहा है, v² बाई 2l²। ये हो गया अल्फा की वैल्यू, और यहाँ से अगर देखें तो ये हो गया AC की वैल्यू। दोनों को एक बार मैच करते हैं, देखते हैं हमारे ऑप्शंस में कैसा चल रहा है। तो v² बाई हमारा आंसर आया था v² बाई 2l², तो ये वाला ऑप्शन बोल सकते हैं इनकरेक्ट दिख रहा है हमें, तो इसको भी मार्क कर देते हैं, बिकॉज इनकरेक्ट ऑप्शन ही टाइट करने अपने को यहाँ पर। और लास्ट में देखें तो एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड अगर बात करें तो ये हमारे एक्चुअल आंसर से मैच कर रहा है, मतलब दिस ऑप्शन भी इज करेक्ट वन, बट हमें तो इनकरेक्ट चुनना है, तो इस वजह से बी को यहाँ पर हटाते हैं। तो इस क्वेश्चन के 3 इनकरेक्ट ऑप्शंस जो कि हमें चुनने थे वो A, C एंड D होने चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन, ऐसा ही था सवाल। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से चीज़ों को हमको आगे फर्दर सोचना है। तो ऐसे और वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे इस पर्टिकुलर चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड हम अगले वीडियो पर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।